हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टिश मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आज सीटीपी की आज की क्लास आपकी काफ़ी दिनों में हो रही है। हमने पिछले सैटरडे को एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। मैंने ये बोला था कि कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की जो थ्योरीज उनको हम जब कर लेंगे तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। तो उनके क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जीन पियाजे से रिलेटेड जो संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया था। वाइगोत्स्की के क्वेश्चन आपके रह गए हैं और कोहलबर्ग के, इनमें थोड़ा कम कम क्वेश्चन है तो दोनों को मिक्सअप करके करेंगे। T20 नहीं, T30 कर लेंगे, T40 कर लेंगे, T50 कर लेंगे। करना क्या अपना ही है, जैसा चाहेंगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें आज आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। आपका वीडियो पूरा देखना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस चैनल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप शायद अनएक्सपेक्टेड है, आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर चीज़ें आपके लिए आते रहे, अगर थोड़ा से भी कुछ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ से, बोर्ड्स के बच्चे हों, उनके पेपर अच्छे हुए, मैथ्स का पेपर अच्छा हो गया, सुपर डेट के बच्चे हैं, आने वाले टाइम में मैं और भी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, वहाँ से हेल्प मिल जाए। होता क्या है कि गाइडेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, जीवन में कहीं से भी मिल जाए। तो एज अ चैनल, एज अ एकेडमी हम लोग जो चीज़ें आपको दे रहे थे उनमें थोड़ा अब चेंजमेंट्स आ गए, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर आज से लगभग 1 महीने, 15-20 दिन या 25-30-35 दिन, 40 दिन बाद पर्टिकुलर यहाँ पे मैं आपको ना दिखूँ या फिर और भी आपको दिखने लगे, तो इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं, मैं इमोशनली होके आपसे अटैचमेंट नहीं बोलना चाह रहा था कि होगा क्या कि लोग ये कहना स्टार्ट कर देंगे कि इमोशनली लोगों को जोड़ा जा रहा है। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन नहीं, अब बोलना जरूरी है। बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फर्दर मेहनत बैक पास्ट में की गई है वो आगे जाके कहाँ पे रुकती है, वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि हम लोग इन द मिडिल ऑफ द वे हैं उस चीज़ के कि ये चैनल चल पाएगा, ये अकेडमी आगे बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इनरेगुलर हो गई है, काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी। उसी वजह से मेरी क्लासेस भी डिले हो रही है, मैं क्लासेस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, वरना मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे बोला है कि क्लास करूँ और क्लास नहीं हो पा रही है, मुझे क्लास के जस्ट 1 या 2 घंटे पहले क्लास को डिले करना पड़ रहा है, कैंसिल करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जुड़े हैं, देख लें, थोड़ा समझ में आ जाएगा चीज़ें। मैं थ्योरी की जितने भी क्लासेस उनको हटाने वाला हूँ अकेडमी से, अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे उन सारी क्लासेस को हटा दिया जाएगा आज से लगभग 15 से 20-25 दिनों बाद। थ्योरी की जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि जो क्लासेस डली है उनको हटा दिया जाएगा, मतलब ये है कि जो क्लासेस हो रही थ्योरी पोर्शन वाइज वो क्लासेस थ्योरी में नहीं होंगी, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन ही अब यूट्यूब पे होंगे, ठीक है। और हम लोग अब थ्योरी क्लासेस है उस, अगर हमारे कभी इन फ्यूचर हम लोग पेड कोर्सेज लाते हैं, पेड कोर्सेज वो नाम से पेड कोर्सेज होंगे लेकिन वो होंगे तो आपके लिए फ्री ही, क्योंकि हम पेड कोर्सेज के लिए कोई पे नहीं करवाएंगे किसी से, उसकी एक अलग प्रोसेस होगी, वो आपको बाद में बताई जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, मैं वीडियो को पहले बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो को पहले बोलना। तो जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली उस पर बात करते हैं। तो हमने लोगों ने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। जीन पियाजे देख लेना वाइगोत्स्की की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है कि नहीं, हो सकता है गलत लिख जाए। वाइगोत्स्की प्लस कोहलबर्ग। तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग जो आपके हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो सही लिखा है, कोहलबर्ग को कोहलबर्ग ही लिखेंगे, ठीक है। और जीन पियाजे को जीन पियाजे ही लिखेंगे। तो इन तीनों ने मिलके अपनी, मैंने आपको पहले ये चार्ट समझा रखा है, तो क्लास को थोड़ा पीछे से कनेक्ट करने के लिए
कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है। तो उन्होंने अपने विकास के क्षेत्र में अपनी अपनी थ्योरीज दी। क्या थ्योरीज दी आपको पता है? जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे का विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इन्होंने बताया बच्चे का विकास सोशलिज्म से जुड़ा हुआ होता है, सामाजिक होता है। बच्चे का जो ज्यादातर विकास होता है उसकी एज का स्टार्ट होता है, उसमें समाज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और वातावरण का महत्वपूर्ण रोल होता है और लैंग्वेज का महत्वपूर्ण होता है, मतलब सोशल एनवायरनमेंट इन्होंने इस बारे में बोला और लैंग्वेज। इन्होंने इन दो चीजों के बारे में बोला। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बोला, ठीक है। कोहलबर्ग ने बोला था कि बच्चे का जो विकास होता है वो मोरालिटी से जुड़ा होता है, नैतिकता से जुड़ा होता है, नैतिक विकास से जुड़ा होता है, ठीक है। उनका अपना एक व्यू अलग था इस क्षेत्र में। जब हम डेवलपमेंट की थ्योरीज की बात करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे हमने अभिवृद्धि के बारे में जाना, ग्रोथ क्या होता है, उसको हम क्वांटिटी बोल देते हैं, इधर क्वालिटी बोल देते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है। उसको मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता, इस तरीके से हम जोड़ते हुए चले आए, ठीक है। पढ़ते पढ़ते हम आगे तक आ गए, हमने स्टेजेस पढ़ ली, बच्चे का विकास किन किन स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। वहाँ हमने फिर जाना कि 3 क्षेत्रों में डिवाइड होता है आपका, मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, और फिर उसको 5 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जैसे कि कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया और आपका फिजिकल हो गया, ठीक है। सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल तीनों। फिजिकल आपका अकेला रहता है, सोशल में आपका इमोशनल और मोरल दोनों आ जाते हैं, कॉग्निटिव में आपका लैंग्वेज भी आ जाता है, संज्ञानात्मक मतलब मेंटल डेवलपमेंट आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद हमने देखा कि कुछ वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने अपना अपना मत रखा हर क्षेत्र के संपर्क में, कि बच्चे के विकास के संबंध में उन्होंने अपनी थ्योरी दी। अपनी अपनी थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, और फिर मैंने उस चीज को कनेक्ट करके बताया कि हमारे 5 क्षेत्र होते हैं। 5 क्षेत्रों में क्या थे? 5 क्षेत्रों में हमारे थे सॉरी, अगर आप पिछली क्लास से देखते हुए आ रहे हैं लगातार, पहली क्लास से मैंने स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, आपने सेकंड क्लास देखी, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए, फिर जीन पियाजे पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किए, जीन पियाजे के बाद वाइगोत्स्की पढ़ा। मैं 100% कह सकता हूँ, श्योरिटी इस बात की है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है अगर आपने उस क्लास को ध्यान से देखा, उसकी थ्योरी को समझा और अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, तो नहीं हो सकता है गलत, किसी भी लेवल पे गलत नहीं हो सकता। सिर्फ अगर वो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स चला जाए, हो सकता है चला जाए, मेरे से भी आउट ऑफ द बॉक्स रीच जा सकता है, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी, ठीक है। वो एक आप मान लें कि अपवाद है, ठीक है, उससे आप अपने आप में जो है। तो क्या था उसमें, हमारे 3 क्षेत्र हो गए थे, कॉग्निटिव, फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल। इसमें आपके 2 थे, मोरल, इमोशनल, और इसमें आपका एक था लैंग्वेज। तो ये चीज मुंह जबानी आपको रटा होना चाहिए कि बच्चे के विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। मुख्यतः यही 3 चीजों पे पूरा सीडीपी घूमता रहता है, इन्हीं चीजों पे बात की जाती है। सोशल में आपका सोशलिज्म हो जा गया, और फिजिकल में बच्चे के फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट, वहाँ पे फिजिकल वाला पूरा पढ़ लिया, कॉग्निटिव मानसिक वाला पूरा पढ़ लिया, मानसिक से संबंधित जितनी भी थ्योरी जितनी भी चीजें हैं वो मानसिक उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रख दी हैं, फिजिकल वाली फिजिकल में रख दी हैं। जैसे कि बच्चा 2 साल में चलना स्टार्ट करता है, 2 वर्ष में क्या होती है, 3 वर्ष में क्या होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 18, 18 से 25, 18 से 35, 18 से ऐसे कुछ सब में डिवाइड किया गया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सोशल में आपका पढ़ लेते हैं बच्चे के, सोशल से चॉमस्की आ गए, वाइगोत्स्की आ गए, और भी लोग आ गए आपके इसमें जिन्होंने सोशल से रिलेटेड चीजें बताई हैं। मोरालिटी में आपके कोहलबर्ग आ गए। तो जो आपकी सीडीपी है वो पूरा इसी पे घूमती रहती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और आपका सोशल डेवलपमेंट। 3 ही क्षेत्र होते हैं जिसको बोला जाता है। अगर ये तीनों क्षेत्रों में बच्चा अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास अच्छा है, ठीक है। तो मुख्यतः बाल विकास के जो मेन पहलू है, मेन पॉइंट है, मेन थ्योरीज है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए और मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे अनुभव के आधार पर देखा जाए, तो मैं कह सकता हूँ हाँ कि ये 3 क्षेत्र ही हैं बच्चा, जहाँ पे आप पूरा सीडीपी को पढ़ते हुए देखेंगे, आप हर जगह उन चीजों को समझेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
ओके, थोड़ा लाइट का इशू था, उसको मैंने ऑफ कर दिया, लाइट कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक आ रहा होगा। तो इस वजह से आप देखें कि वैसे तो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड ही मिलती है, तो टेक्निकल चीज़ों को फिर भी हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, बाद में एडिट किया जा सकता है, लेकिन एडिट की कोशिश हम लोग चाहते नहीं। क्लास आपको रेगुलर इन फ्रंट मिलती है कि पूरा क्लास में कोई कट ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, डायरेक्ट आपकी लाइव क्लासेस या फुल होगी, ठीक है। थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, जल्द से जल्द लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, ये चीज होने के बाद आपका मोरल, इमोशनल, कॉग्निटिव और विकास का क्षेत्र, इन सब चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हाँ, हमने समझा है कि जीन पियाजे को क्यों रखा गया है, उसकी थ्योरी हमने क्यों पढ़ी, कोलबर्ग की थ्योरी हमने क्यों पढ़ी, ठीक है। कोलबर्ग का स्पेलिंग भी देख लेना, हो सकता है मिस्टेक लिख गया हो, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग एरर होता ही है हमसे, हम क्या करते हैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, फीलिंग पे पूरा ध्यान रखें कि वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं, हाँ तो वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं, कोलबर्ग पढ़ रहे हैं, कोलबर्ग पढ़ रहे हैं। थ्योरी का पेपर होता नहीं है, ऑप्शनल पेपर होता है, तो उन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमने जीन पियाजे को पढ़ा, जब तो जीन पियाजे ने अपना बताया, क्या बताया कि बच्चे का विकास 4 स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया। SPCF मैं आपको बता चुका हूँ, SPS सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल और आपका कॉन्क्रीट और फॉर्मल, 4 में डिवाइड था, ठीक है। चारों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया था। उसके बाद हम जब आगे बढ़ गए तो हमने वाइगोत्स्की को पढ़ लिया। वाइगोत्स्की में हमने क्या पढ़ लिया, जेडपीटी का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, उसको हमने पढ़ा। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जेडपीटी में 2 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज में बच्चा सीखना चाह रहा है, हेल्प लेकिन नहीं ले रहा है, लर्न करना चाह रहा है लेकिन वो किसी से हेल्प नहीं मांग रहा है। देन इसी चीज को कन्वर्ट करके जब हम सेकंड साइड में देखते हैं, एक बच्चा है वो दूसरों से हेल्प ले रहा है, उसी दोनों चीजों के बीच का जो एरिया आता है उसी को हम बोल देते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको मैंने एग्जांपल देके भी समझाया था, ठीक है। जैसे कि आपका बच्चा एक ये है, बच्चा इस ट्रायंगल आकार का बच्चा नहीं होता है ना, लेकिन ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल पे जाए। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो कहेंगे बच्चे ट्रायंगल कैसे हो गया, कह सकते हैं क्योंकि उनका मानसिक विकास इतना ज्यादा हो गया है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका टेट में 172 नंबर भी आ गया, 150 के पार चला गया स्कोर, 200 के पार चला गया। कुछ दिनों बाद ये धीरे धीरे आगे चल के जब पेपर और होगा तो इनका स्कोर 200-300 के पार भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरा बच्चा है, ये स्क्वायर टाइप का बच्चा है। इनके जो सीखने का एरिया है, यहाँ पे बच्चा ये हेल्प नहीं मांग रहा है किसी से अपनी प्रॉब्लम के दौरान। जब इसके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनी प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ए मुझे इस तरफ लिखना चाहिए था, 20 तरफ, लेकिन मैंने उसी तरफ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पास जब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये दूसरों से हेल्प ले रहा है, ये हेल्प की नीड कर रहा है, ये हेल्प मांग रहा है, ठीक है। और ये हेल्प नहीं मांग रहा है, ये हेल्प मांग रहा है। तो इसी चीज के जो बीच का एरिया है इसको बोल दिया गया, वाइगोत्स्की ने बोला कि इसी को हम बोल सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ विकास का क्षेत्र को ऐसे बोलते, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में फर्दर ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि ज्यादा आसान रहता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया यार, उसमें क्या करना है। इसी में मैंने बता दिया था कि आपका जैसे वहां पे स्कीमा काम कर रहा था, यहीं पे आपका मचान और बोल दिया गया, और भी चीजें बोल दी, इसको बोल दिया था। हेल्प को जो बोल देते हैं, जो बच्चे की हेल्प की जा रही थी उसी को बोल दिया गया मचान, पाड़ बोला जाता है उसको, जब हम हेल्प करने को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसकी हेल्प को इसके संबंध पीयर ग्रुप हेल्प नहीं करता है, पीयर ग्रुप से वो हेल्प नहीं ले रहा है, वो हेल्प ले रहा है अपने पेरेंट की एज के लोगों से, मतलब अपने से उम्र के अधिक लोगों से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इनको अनुभव ज्यादा है और मैं इनसे ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ। वही कहते हैं कि आप अपने दोस्त बनाएं, अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लोगों को बनाएं, अपने हम उम्र के दोस्त कम बनाएं। हाँ, हम उम्र के दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्त चुनने में आप थोड़ा लालची हो जाए। होता क्या ना कि हम दोस्त चुनने में लालची नहीं होते। लालची क्यों नहीं होते? क्योंकि हमको लगता है सब सही है, लेकिन सब सही नहीं हो सकता ना। Everything is not perfect in the world. Everyone has some errors and some बोल सकते हैं कि ऐसा थ्योरी बोला जाता है, एक लाइन ऐसा बोला जाता है, ठीक है। Everyone is not perfect in the world. Everyone has some flaws and some highs. ऐसा एक आपका लाइन बोला जाता है।
तो उसमें क्या होता है कि आप अगर सबको अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आप गलती कर जाते हैं कि आपने किसी पे बिलीव किया और उसने आपसे आगे से आके आपको बेटरे कर दिया। बेटरे मतलब आपकी किसी दूसरे से लड़ाई करवा दी, आपका जो पहले से बचपन का दोस्त था उसके बीच में आपकी लड़ाई करवा दी और उसकी जगह उसने ले ली। तो क्या वो दोस्त वहां पे उसकी जगह पे रह पाएगा? कुछ दिन नहीं रह पाएगा। जब वो वहां से आया ही था इसीलिए, तो वहां से चला भी जाएगा सिर्फ इसीलिए किसी दूसरे के पास। तो इसी चीज को बोला गया था कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सोशलिज्म में वाइगोत्स्की में इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया अच्छे से कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, और वो दोस्त चुनने में लालची अगर नहीं हुआ तो वहां पे वो गलती कर जाता है और उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो ब्रेक करता है। और वो स्ट्रांग तो होता है लेकिन वो लोगों पे भरोसा करना कम कर देगा। आपके साथ ये सब हो जाए, आपका कोई दोस्त है बचपन का, आपके साथ अगर ऐसा कुछ करता है तो आप दूसरों पे फिर आगे जो आपकी लाइफ में दोस्त आने वाले हैं, जो लोग आने वाले हैं, उन पे आप भरोसा करना कम कर देंगे। उसका रीजन ही यही है ना कि आप पास्ट में उस चीज को फेस कर चुके, आगे उस चीज को फेस करने की आप नहीं चाहते कि वो चीजें आपके साथ दोबारा हो। ठीक है, उसमें दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबके साथ है, लाइफ है। क्योंकि अब आप भी मेच्योर हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो ये सब बातें मैं बोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन चीजों पे बात ना करना ज्यादा गलत है बात करने से ज्यादा, क्योंकि कहते हैं ना लोग इनसे जो बात नहीं करनी चाहिए गलत होता है। क्या गलत चीजें हैं इन पे क्यों बात करते हैं? कहीं गलत कुछ नहीं होता है। जिस चीज पे बात नहीं की जा रही वो चीज जरूर जरूर गलत हो जाएगी एक दिन आगे चल के, क्योंकि वो सोशलिज्म वो सबके सामने नहीं है। जो चीज सबके सामने होती है उसको अच्छा लोग मानते हैं, उससे लोग इग्नोर करने लगते हैं और रेगुलर चीज हो जाती है हम लोगों के लिए, आम चीज हो जाती है। आम चीजों पे हम बात नहीं करते ना। आम चीज क्या होगी? फुटपाथ पे कोई बैठा है भूखा, वो आम हो गया ना हमारे लिए, देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। शुरू में सबको लगता था हाँ भूखे लोग बैठे हैं, भूखे हैं, इनको खाना देना चाहिए, सोते हैं फुटपाथ पे, घर दे देना चाहिए। धीरे 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 दिन बीतते गए, सरकारें आई चली गई, अब तो वो आम चीज है ना सबके लिए। आपके बेगर्स लोग मिलते हैं हमको रोड पे, वो भी आम हो गया है। तो जब लोगों को आदत पड़ जाती है चीज़ों की तो वो धीरे धीरे आम हो जाती है, फिर उस पर लोग बात करना बंद कर देते हैं। तो आप जिन चीज़ों को छुपा रहे हैं, जिन चीज़ों पर बात नहीं कर रहे हैं, अगर उन पर आप बात करना स्टार्ट कर देंगे तो लोग आपसे इन फ्रंट सामने उन चीज़ों को बोलना स्टार्ट कर देंगे। और हो सकता है कि ना आप बोलना ही बंद कर दें, आपसे कहना ही बंद कर दें गलत सही में फ़र्क क्या है। और गलत सही में फ़र्क बताने वाला होता कौन है? एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मैं हो सकता सही हूँ अपनी जगह पे, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता हूँ गलत हो, कि एक तरफ से 6 देखने पे मुझे 6 दिखता है, दूसरी तरफ अगर कोई खड़ा तो उसको 9 दिखेगा। 6 is a 9 बोला जाता ना, 6 is 9 जो आपका एक बोला जाता कोड फ्रेज है, 6 ही तो 9 है, तो उसको चीज को समझे। तो इसमें जेडपीटी में वाइगोत्स्की ने इन्हीं चीजों को बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वो किसी समवयस्क से हेल्प के जरिए उसको सीख सकता है, या समवयस्क के हेल्प के जरिए से अगर वो हेल्प नहीं लेना चाह रहा है तो उसको उन्होंने स्टेज 1 में डिवाइड करके बताया। और उसी चीज को उन्होंने स्टेज 2 में जब डिवाइड करके बताया तो उन्होंने बोला कि बच्चा वहां पे हेल्प ले रहा है, एक बच्चा हेल्प नहीं ले रहा है। इन्हीं दोनों बीच की दुविधाओं को उन्होंने बोल दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे वाइगोत्स्की दोनों को समझने के बाद हमने थ्योरी को जब जान लिया, अब आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे फिर हमारा क्या आ रहा है? आगे आ रहा है कोहलबर्ग। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आपको डला है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं। अगर आप एक इन क्विक व्यू में देखना चाहते हैं, 4 से 5 मिनट में समझना चाहते हैं कि कोहलबर्ग है क्या कोहलबर्ग, तो हाँ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 8 होगा सीडीपी शॉर्ट का। सीडीपी शॉर्ट के 10 से 12 एपिसोड डले हैं। मेन जो थ्योरीज थी उनके मैंने वीडियोस बनाए थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मतलब 1 एन आवर में आप 8 से 10 थ्योरीज एक बार में सीख जाएंगे। तो कोहलबर्ग ने अपनी मतलब जो थ्योरीज बताए इनको 3 पॉइंट में डिवाइड किया। मैं थ्योरी पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, जो मेन की पॉइंट्स हैं उन पर बोलना चाहूँगा। तो इन्होंने अपनी नैतिक दुविधा, इनकी एक स्टोरी बहुत फेमस है, उसी स्टोरी पे मैं आज बात कर लूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि वहां से इनका जो व्यू है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस में डेवलप करके डिवाइड करके बताया कि बच्चे का विकास किन किन स्टेजेस में होता है। वाइगोत्स्की ने जेडपीडी के जरिए बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जरिए बच्चे का विकास कैसे होता है। इन्होंने भी बच्चे के विकास को डिवाइड किया अलग अलग, मतलब सोशल डिवाइड मतलब डेवलपमेंट होता है बच्चे का, मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है, उसको भी इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। तो उसी की वजह से इसको इनको भी हम इसी तरीके से समझेंगे। तो पहला तो हो गया आपका नैतिक दुविधा, ठीक है। अगला हो गया आपका नैतिक तर्क।
देन आपका है हेंस दुविधा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप इनकी थ्योरी को समझ जाएंगे। ये ज्यादा इसमें जीन पियाजे जितना टफ है ना उतना टफ नहीं, टफ तो मैं उसको भी नहीं बोलता हूँ, वो टफ लोगों ने बना दिया, उसमें भी टफ कुछ है नहीं। ठीक है, तो नैतिक दुविधा आपका हो जाता है मोरल डिलेमा। यहां पे हो जाता है आपका मोरल रीजनिंग, और यहां पे हो जाता है हेंस डिलेमा। और इन्हीं तीन चीजों के आधार पे कोहलबर्ग ने अपने जो बच्चे का विकास है उसको स्टेजेस में डिवाइड किया। उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आ रही थी, उसमें इन्होंने तीन आपका बताया, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और आपका परंपरागत। मतलब प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, इन्होंने इस तरीके से तीनों चीजों को डिवाइड कर दिया। प्री कन्वेंशनल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, इसी तरीके से उन्होंने डिवाइड किया तीनों चीजों को, तीनों स्टेजेस को। तो उसमें एज वाइज भी डिवाइड किया। पहले तो इन्होंने बोल दिया कि 0 से 5 वर्ष का हो गया बच्चा, 0 से 10 वर्ष तक, दो पहली स्टेज को 2 पार्ट में, दूसरी स्टेज को 2 पार्ट में, तीसरी स्टेज को 2। वैसे तो इनका कहा जाए इनकी 6 स्टेजेस हैं, लेकिन 6 स्टेजेस को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। 3 पार्ट में, एक पार्ट के 2 पार्ट हैं, समझे ना। जैसे उन्होंने 3 स्टेजेस बताए, 1 2 3, और हर एक के 2 पार्ट हैं, 1 2 1 2 1 2। तो इस चीज को भी मैं आपको इजी करके ही बता दूंगा, परेशान ना हो। इसमें ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि आपका जीन प्याजे में आपको पता होना चाहिए बच्चा टच करके कर रहा है, कैसे कर रहा है, सेंसरी मोटर में क्या क्या चीजें हैं, कंक्रीट अवस्था में क्या क्या चीजें हैं, देन आपका आ गया फॉर्मल में क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके पहले हमारा था प्री कन्वेंशन, पूर्व पारंपरिक में क्या है, उसमें इस तरीके से चीजें आपको समझने की जरूरत होती है। लेकिन इन्होंने मुख्यतः जो अपने वर्डिंग की है, मतलब अपना डिवाइड किया अपनी थ्योरी को, उसमें ये 3 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला क्या है, मोरल डिलेमा, जिसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है। सेकंड हमारा आता है नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग। हेंस दुविधा, बच्चा इन चीजों से गुजरता है, जब समझता है तो उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस पता चलता है कि बच्चे के पास नैतिक दुविधा कैसे आएगी, और नैतिक दुविधा को वो नैतिक तर्क के जरिए किस तरीके से सॉल्व करेगा अगर उसके सामने हेंज डिलेमा। हेंज ये एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति थे आपके फ्रांस या फिर कह सकते हैं कनाडा, हाँ फ्रांस या कनाडा या फिर रसिया, ऐसा मुझे एग्जैक्ट कंट्री नहीं पता है कंट्री का, क्योंकि कंट्री अलग अलग लिख रखी है किताबों में, कहीं के रशिया बता रखा है, कहीं के यूएसए भी बता रखा है, तो उस वजह से कंट्री मैं बोलता भी नहीं हूँ, कंट्री बोलना भी नहीं चाहिए। हम सीधा फोकस करते हैं कि थ्योरी इनका मतलब क्या है। ठीक है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं इन दोनों चीजों का एक्सप्लेन करता हूँ। तो हेंज एक व्यक्ति का नाम था, उनके साथ एक दुविधा क्रिएट हुई, उनकी एक स्टोरी है, अपनी खुद की एक स्टोरी है, वहीं से ये चीज निकला है। हेंज डिलेमा जो चीज है वो आपकी वहीं से निकली है बाहर। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग साइड गलत लिख दिया है, हेंज डिलेमा। ठीक है, हेंज दुविधा इसको बोल सकते हैं। और कोहलबर्ग के नैतिक विकास का अगर परिभाषा तो वैसे तो कभी पूछ ही नहीं गई, अगर पूछ लिया जाए तो आपके सामाजिक मानदंडों के आधार पर बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो उसके विकास में जरूर योगदान देता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, विकास और नियमों के कानून के आधार पर उचित मूल्यों की चीजें बच्चा करता है। ठीक है, तो नैतिक दुविधा में क्या है, इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो ये 3 वर्ड हो गए, आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, इनकी थ्योरी में यही 3 वर्ड मेन है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा हेंज दुविधा का जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है, तो कोहलबर्ग से। ठीक है, इस तरीके से आप चीजें समझ लें। इसको थोड़ा ठीक कर लें, कोहलबर्ग। ठीक है, तो पहला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो क्या था, नैतिक तर्क, मतलब नहीं नैतिक दुविधा क्या था, मोरल डिलेमा। ये हमारा पहला था। नैतिक दुविधा। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या था, मैं वो जो हेंज डिलेमा है उसी थ्योरी के जरिए आपको तीनों वर्ड यहाँ पे समझा दूंगा। फिर आपका था मोरल रीजनिंग।
थर्ड आपका था हेंज डिलेमा। मोरल रीजनिंग लिख लेना, नैतिक तर्क। ठीक है, फिर यहाँ पे था नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क। हेंज डिलेमा को तो हेंज डिलेमा, हेंज दुविधा बोलते हैं, डिलेमा को दुविधा ही बोला जाता है। ठीक है, लिख दूँ, क्या है लिखना, ठीक है, हेंज दुविधा, मोरल रीजनिंग, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क हो गया, और आपका हाँ तीनों हो गया। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपको पहले तो याद रखनी है। कोलबर्ग की थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको चीज़ों को समझना है ठीक से, तो इन 3 वर्ड पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, हर वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इनकी जब स्टेजेस पढ़ेंगे वहां पे आप तुरंत समझ जाएंगे। स्टेजेस को समझना कठिन नहीं है, यहाँ पे जो हेंज डिलेमा की थ्योरी है इसको ब्रेक करना ज़्यादा जरूरी है, और उसमें थोड़ा लगेगा टाइम, तो उसमें कम से कम 10-15 मिनट जाने वाले हैं। मैं थ्योरी को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो था क्या कि एक व्यक्ति था हेंज डिलेमा जिसको बोला जाता है, इनका पूरा नाम मैकेंजी हेंज था, या फिर हेंज ही बोलो, सीधा सीधा क्या ही दिक्कत है। हाँ, तो हेंज नाम के एक व्यक्ति थे, इनकी वाइफ वो काफी इल थी, मतलब बीमार थी, बहुत ज्यादा ही बीमार थी। मतलब उनके कंडीशन ऐसा था कि शायद उनको बचाना काफी मुश्किल होने वाला था, काफी मुश्किल हो रहा था। और कोलबर्ग की थ्योरीज का जो उनका पीरियड ऑफ टाइम रहा है, टाइम टेकिंग रहा है 1920 टू 1987 रहा है शायद, एग्जैक्ट है कंफर्म है तो नहीं रहा है, 1927 से 1987 तक रहा है इनका जो टाइमिंग है, पीरियड ऑफ टाइम है इनका लाइफ टाइम का। तो जो हेंस व्यक्ति था, इनकी वाइफ थी, इनको काफी इलनेस थी, काफी बीमार थी। ठीक है, तो इनको चाहिए था दवाई, दवाइयाँ इनको चाहिए था, और ये एक मेडिकल पे गए, मतलब वहां से जाते हैं ये एक मेडिकल पे जाते हैं, ये मेडिकल वाला इनको मना कर देता है दवाइयाँ देने से। मेडिकल वाला कहता है कि आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। आज के समय में भी ऐसा होता है, आपने कोविड के टाइम देखा होगा। मतलब सामाजिक तौर पे, मानवता के तौर पे भी कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था। हाँ, कुछ व्यक्ति थे, उनकी मात्रा बिल्कुल ही कम थी, उनकी क्वांटिटी बिल्कुल ही कम थी। 100 में से अगर 2 लोग कर भी दे रहे हैं, तो इस रेशियो के हिसाब से आप देखे जाए तो मानवता खत्म हो चुकी है। इसे ये रेशियो नहीं होता, ये रेशियो का क्या ही आप बोल देंगे कि 98:2, मतलब हेल्प करने के मामले में रेशियो जा रहा है 98:2, मतलब 2 लोग तैयार हेल्प करने के लिए 98 लोगों को लग रहा है कि मैं क्यों ही हेल्प कर दूं, दूसरे की क्यों मदद कर दूं, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। मैं कोरोना के दौरान आपने देखा होगा ये चीज़ फेस भी की होगी, सबने फेस की है अपने अपने व्यक्तिगत तौर पे, सबने वो चीज़ें फेस की हैं। अब कोई कहता है कोई नहीं कहता, फर्क बस इतना रह गया। ठीक है, कोई बता रहा है कोई नहीं बताता है, और काफ़ी चीज़ें लोग भूल भी गए हैं। अब भूलने में लोग तो आजकल एक्सपर्ट है, मतलब आज के 10 दिन पहले क्या हुआ था वो अलग बात थी, आज क्या हो रहा वो अलग चीज़ है, जो होने वाला वो तो फिर वो अलग ही है, उसका तो कुछ बात ही मत कर दो। तो 98 रेशियो जो 2 का है, हेल्पिंग का रेशियो ये रहा। तो जैसे यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले ने मना किया हेंज को कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, आपके पास पैसे नहीं है, इसी तरीके की सेम चीज़ें हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो कोविड के टाइम ऑक्सीजन की जब काफ़ी मात्रा, काफ़ी कमी, मैं ये दोनों एग्जांपल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ आज के सिनेरियो में और उस टाइम की जो स्टोरी थी, क्योंकि यहाँ से हम नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क और जो हेंज डिलेमा, तीनों चीज़ों को एक साथ समझ लेंगे। अगर तीनों को समझ लिया तो कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड CDP का, आपका सीटेट में कोई भी क्वेश्चन आता आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन में सिर्फ थ्योरी ही लिखी होती है, वहाँ पे फैक्चुअल चीज कुछ नहीं लिखा होगा। जैसे कि जीन पियाजे के फैक्चुअल पूछ लेता है, स्टेजेस को टाइम टेबल से लगा दीजिए, यहाँ पे स्टेजेस को टाइम टेबल से पूछ लेगा, लेकिन उसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे। PCP आपका PC फिर हो जाएगा, इसको करना आसान है, बट इसकी थ्योरी को समझना मुश्किल है। थ्योरी क्योंकि इसकी थ्योरी की ज़्यादा है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है क्योंकि थ्योरी बेस पे ही पूरी चीज़ को बनाया गया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेडिकल था, वहाँ पे ये गए और उन्होंने दवा देने से मना कर दिया। ऐसे सेम सिनारियो हमारे सामने हम फेस कर रहे थे कोविड के दौरान कि ऑक्सीजन लेने के आप वहाँ से ऑक्सीजन मना कर दिया, भारी मात्रा में पैसे मांगे जा रहे हैं, काफ़ी महंगा दिया जा रहा है। मतलब जो करंट में सिनारियो आज के टाइम पे जो रेट है, उस टाइम पे रेट अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कम से कम 200-300% का फर्क होगा, 500-600 का परसेंट होगा। आप देखते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जिसको बोला जाता है, ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए
वो उस टाइम मिल रहा था 3000, 4000, 5000 के समथिंग, जिसकी आज का सिनेरियो में रेट 500 से 600 इतना ही होता है। तो इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्या आ रहा था कि यहाँ पे नैतिक दुविधा ये क्रिएट हो रही कि हिंद वहाँ गया तो है मेडिकल पे दवा लेने, उसको दवा देने से मना कर दिया गया। अब उसके सामने दिक्कत ये आ रही है कि उसकी वाइफ है बीमार। अब यहाँ से आपको चीज समझनी है, ठीक है, यहाँ पे मोरालिटी क्या कहती है आप ये बताएं। उसकी वाइफ बीमार है, मोरालिटी उसकी क्या कह रही है, वो यहाँ पे नैतिक दुविधा में फंस चुका है। इसी को नैतिक दुविधा बोलते हैं। नैतिक दुविधा क्या है, वो मेडिकल वाले को एक तरफ मानवता निभा रहा है क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति, वो खराब व्यक्ति नहीं है, उसके जो संस्कार है, काफी कल्चर है, वो अच्छी वेल प्लान फैमिली से आया, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से वो काफी चीजें फेस करते हो, क्योंकि उसकी वाइफ को जो बीमारी है उसका इलाज कराते कराते उसके पास पैसे खत्म हो गए। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज होती है जिसमें व्यक्ति का कितना ही पैसा हो, एक लेवल के बाद आप पैसा भी काम करना बंद कर देता है। पैसा या तो खत्म हो जाएगा या तो पैसा काम करना बंद कर देगा। दो सिनेरियो होते हैं, या तो पैसा खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, या तो व्यक्ति ठीक हो गई नहीं उसकी बीमारी, पैसा चाहे कितना बना रहे। दो सिनेरियो होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हेनरी डिलेमा में मोरलिटी उसकी जो कह रही थी, मोरलिटी ये कह रही थी कि मेरी वाइफ बीमार है, मुझे इसके लिए कुछ करना ही करना है, क्योंकि उसका दायित्व बनता है, एज अ हस्बैंड उसका दायित्व बनता है। फिर चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी का मतलब ये है, उसको चोरी करना पड़ जाए, डाका डालना पड़ जाए, किसी को मारना तक पड़ जाए, वो अपने एथिकल मोरलिटी के हिसाब से सही है, वो गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बचाना चाह रहा है। लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ कानूनन मतलब हम बोलेंगे लॉ के हिसाब से वो चीज गलत है कि आप किसी को बचाने के लिए किसी को नहीं मार सकते। लेकिन हेनरी दुविधा, जो हेनरी डिलेमा के आधार पर जो चीजें बोलेंगे, नैतिक दुविधा के आधार पर बोलेंगे, तो हेनरी यहाँ पे दुविधा में है। वो दुविधा में इसलिए है कि उसकी वाइफ बीमार है, उसकी मोरलिटी, उसकी नैतिकता कह रही है कि मुझे उसकी मदद करनी है, मैं कैसे भी करूं। वो फिर जाता है मेडिकल वाले के पास, फिर कहता है एक बार कि मुझे प्लीज दवाएं दे दो और मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मैं मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। मतलब कई तरीके से वो एक्सप्लेन करने की, मनाने की कोशिश करता है, कई तरीकों से, एक तरीका नहीं। मतलब ये नहीं कि एक बार गया मना कर दिया, दूसरी बार गया उसको मारा पीटा चला आया, ऐसा नहीं किया। हाँ, उसने अपना कल्चर, अपनी मोरलिटी, अपनी नैतिकता को दिखाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मेडिकल वाला अंततः नहीं मानता है, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये आता कि मैं इसको मारूं कि ना मारूं, मुझे दवाएं तो चाहिए चाहिए, क्योंकि अगर मुझे दवाएं नहीं मिलती हैं तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी और वो मर जाएगी। और तो उसके अंदर फिर ये आ जाएगा कि एक गिल्ट आ जाएगा, गिल्ट फील आ जाएगी कि मेरी वजह से ही मेरी वाइफ की डेथ हुई है। और वो उस गिल्ट फील को नहीं फेस करने की वजह से, वही गिल्ट फील को हम एक टाइम पे बोलने लगते हैं कि वही प्यार है। प्यार होता है ना, प्यार प्यार बोलते हैं आजकल, सबको ही हो जाता है, कभी किसी को हो जाता है। तो सबका टाइम है ना, क्या ही कर सकते हो। तो हेंज मोरलिटी, हाँ वाइफ अटैचमेंट चीज रियल है। देखो अटैचमेंट जो होता है वो रियल होता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो प्यार होता है, प्यार ये आपका ट्रांसफॉर्म होता रहता है। इसको ट्रांसफॉर्म होने का मतलब होता है आपका, आपके जब छोटे होंगे तो आपके मम्मी पापा के प्रति होगा, आप बड़े होंगे तो आपका कोई फ्रेंड हो जाएगा, आप उसके प्रति ट्रांसफर हो जाएगा, शादी हो जाएगी उसके प्रति ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चे हो जाएंगे, वो प्यार आपको उन बच्चों के प्रति ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्यार इन फॉर्म होता है, वो चेंज होता रहता है। तो आप उसको कांस्टेंट हम लेके मत चलिए, कांस्टेंट नहीं होता है। हाँ, अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट को इसी वजह से कहा जाता है कि अटैचमेंट लोगों से तभी बनाए जब लगे कि हाँ वो व्यक्ति उस अटैचमेंट को आपका उतने ही क्वांटिटी में वापस कर सकता है जितना अटैचमेंट आप उससे रख रहे हैं, उतने अटैचमेंट आपसे वो रख रहा है। कि अगर आपका खाने में मन नहीं लग रहा तो उसका भी नहीं लग रहा, तो प्यार नहीं, वो अटैचमेंट है। उसको प्यार होना गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि हेनरी डिलेमा की थ्योरी ही ऐसी कि आपको चारों चीजें, चारों पर्सपेक्टिव समझाने पड़ेंगे, तभी आपको थ्योरी समझ में आएगी। तो हेनरी डिलेमा में वाइफ उसकी बीमार थी, मोरलिटी उसकी नैतिकता कह रही कि मुझे इसको बचाना है, तो वो जाता है मेडिकल वाले के पास, फिर उसको समझाता है, बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो उसकी नैतिकता तो वहां पे कह रही है कि मुझे दवाइयां तो चाहिए, लेकिन मैं इस व्यक्ति से सामने से नहीं लड़ सकता हूँ, उसको सामने से कुछ नहीं कह सकता। उसके दिमाग में नैतिक तर्क अपना वो रीजनिंग लगाता है। रीजनिंग क्या लगाता है, यहाँ पे वो मोरल रीजनिंग यूज करता है। नैतिक तर्क क्या कहता है, यहाँ पे आने के बाद जब ये इसको मना कर देता है, नो बोल देता है, ये जो मेडिको का आपका ऑनर है, मेडिको का ऑनर है जो, नो बोलने के बाद तो ये आपका रीजनिंग लगाता है, मोरल रीजनिंग, इसको एमआर बोला जाता है, एमआर। और यहाँ पे आपका क्या था, नैतिक तर्क के बारे में बात कर रहे थे, एमटी।
फिर हमारा आएगा हेंज डिलेमा की पूरा थ्योरी जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेटा कि मेडिकल जो एमआर उसका मना कर देता है, वहाँ पे बोल देता है कि मेडिकल का जो ऑनर है कि मैं दवाइयाँ नहीं दे पाऊंगा, किसी कीमत पे दवाइयाँ आपको नहीं दे सकता हूँ। तो वहाँ पे मोरल रीजनिंग लगाता है। मोरल रीजनिंग क्या लगाता है कि ये व्यक्ति जब यहाँ से चला जाएगा दुकान बंद करके, तो मैं दुकान से दवाइयाँ चोरी कर लूंगा, ठीक है। इसने मोरल रीजनिंग ये लगाई। ये मोरल रीजनिंग क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो नैतिक दुविधा में फंसा हुआ है। नैतिक दुविधा उसके सामने क्या है? दो ही ऑप्शन है। अगर वो दवाइयाँ लाता है तो उसकी वाइफ बच जाएगी, अगर वो दवाइयाँ नहीं लाता तो उसकी वाइफ मर जाएगी, ठीक है। दो ऑप्शन उसके पास यहाँ पे हैं, तो उसको दवाइयाँ लाना ही लाना है, क्योंकि वो नैतिकता उसकी यही कहती है। अगर आप भी उसकी सिचुएशन में हो तो आप भी यही सोचोगे कि मैं किसी तरीके से दवाइयाँ लेकर आऊँ, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो मोरलिटी जो है उसकी नैतिकता यही कह रही है कि मुझे जाके दवाइयाँ लेना है। जाके वो कैसे लेना है वो उसकी मोरल रीजनिंग पे आधारित रहेगा, नैतिक तर्क पे आधारित रहेगा कि उसने कौन सा रास्ता अपनाया, ठीक है। नैतिकता हमें ड्राइव करती है कि हमें ये काम करना है। नैतिक दुविधा जब हमारे सामने आती है कि मम्मी और पापा में हमें चूज करना है, तो वहाँ पर नैतिकता ही हमारी हो जाती है, बताती है कि हम मम्मी पापा में से चूज करना है। ऐसा सिचुएशन आए ना कभी किसी की लाइफ में, मैं यही कहता हूँ। लेकिन वही होता है ना, मसेसी कोई बोलते हैं मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, पापा से ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो नैतिक दुविधा में जब हम फंसते हैं तो नैतिक दुविधा हमें ड्राइव करती है। कहाँ पे ड्राइव करके ले जाती है? ड्राइव का मतलब हमें धकेलती है। ड्राइव का मतलब बाइक कार चलाना नहीं, ड्राइव का मतलब आप समझ लो, ठीक है। ड्रिवन करती है, ड्रिवन का मतलब हो जाता है हमें धकेल देती है। कहाँ पे? नैतिक तर्क पे, एमआर पे, मोरल रीजनिंग पे हमें ले जाके खड़ा कर देती है। मोरल रीजनिंग हमें डिसीजन लेने के लिए पुश करता है। पुश मतलब बताता है, पुश करने का, पुश मतलब होता है कि मोरल रीजनिंग हमसे कह रहा है कि अब आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन आपको, आपके सामने वो 4 से 5 ऑप्शन रख देगा, आपके सामने ऑप्शन होंगे वो, और वो पांचों ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि पांचों ऑप्शन गलत है। अगर मैं इसमें से कोई भी चूज कर लेता हूँ तो कोई भी गलत है, इसमें सही एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो ऐसा क्योंकि ऐसी नैतिक दुविधा चीज ही ऐसी है कि वो निगेटिव है। उसको पॉजिटिव में हम बोल भले रहे, समझ रहे हैं, यार निगेटिव तो है ही है। उसकी वाइफ बीमार है, लेकिन मॉरलिटी के हिसाब से उसको चोरी नहीं करना चाहिए, दवाओं के लिए नहीं करना चाहिए। मॉरलिटी हमारी ये कहती है नैतिकता के आधार पर अगर कानूनन देखा जाए तो कोई क्यों ही चोरी करेगा जाके किसी की दुकान में कर ले जाएगा, अगर वो अच्छा व्यक्ति है, उसका कल्चर अच्छा है, सब कुछ चीजें उसकी अच्छी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन नैतिक दुविधा ने उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को डाला है ना, तो नैतिक दुविधा उसको ड्राइव कर रही है मॉरल रीजनिंग की तरफ। मॉरल रीजनिंग उसकी कह रही है आप डिसीजन लीजिए। डिसीजन उसने क्या लिया कि जब ये व्यक्ति यहाँ से चला जाएगा तब मैं यहाँ पे इसकी दुकान में चोरी कर लूंगा, यहाँ से मैं दवाइयाँ ले जाके अपनी वाइफ को दे दूंगा जाके डॉक्टर को, और वो उसको बचा लेंगे। उसने इतना दिमाग लगाया, या तो वो दुकान में चोरी करे, या दुकान में फिर वो उस व्यक्ति को मारे, हाथापाई करे, जबरदस्ती दवाइयाँ छीन के ले जाए, या फिर तीसरा कोई और ऑप्शन हो। लेकिन ऑप्शन तीनों गलत ही है, सही नहीं है अगर कहा जाए। लेकिन नैतिकता के आधार पर, मोरलिटी के आधार पर उस व्यक्ति के दिमाग में वो चीजें सही हो रही हैं, उसको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। इसी को बोला जाता है नैतिक दुविधा और नैतिक रीजनिंग। डिसीजन लेने के जो सिचुएशन बनी, सिचुएशन क्रिएट हुई, उसको हमने नैतिक दुविधा बोला। फिर उसके आधार पर हमने जो डिसीजन लिए उसको हमने नैतिक तर्क बोल दिया, ठीक है। अब हेंस जब जाते हैं यहाँ पे दुकान में, चोरी कर लेते हैं, चोरी करने के बाद वो दवाइयाँ उनको मिल जाती हैं, दवाइयाँ मिल गई, उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को दे दी जाके, और उनकी वाइफ अंततः मतलब ठीक नहीं हो पाती है, अब उनकी डेथ हो जाती है। कई बुक्स में लिखा है कि ठीक हो गई है, कई बुक्स में लिखा ठीक नहीं होती, लेकिन मेरे आधार पर ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि नैतिक दुविधा की सिचुएशन ही यही है कि आपने जो डिसीजंस लिए थे उनका रिजल्ट निगेटिव आया था, क्योंकि तभी तो आप नैतिक दुविधा से सीखेंगे। अगर वो ठीक हो गई तो उसका मतलब फिर ये हो गया ना कि उसने यहाँ पे जो चोरी की, उसकी चोरी करने की वो जो वो था, नैतिकता थी, वो ठीक हो गया ना, वो चीज ठीक हो गई, मोरल के आधार पर वो चीज सही हो गई कि मैंने चोरी नहीं करता तो शायद वो ना ठीक होती। लेकिन उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, इसकी वजह से उनको एहसास होता है उस व्यक्ति को कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अंततः तो वो मर ही गई। लेकिन मैंने अपनी मोरलिटी के आधार पर, मानवता के आधार पर हेल्प करने की कोशिश की। दोनों चीजें वो सीख गया वहां पे कि हेल्प करना जरूरी है, लेकिन तरीका हम कौन सा यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। इसी को बोला गया है कि नैतिकता के आधार पर बच्चे का जो विकास होता है, वो जब दुविधाओं में फंसता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए
कि कौन से डिसीजंस बच्चा ले रहा है। अगर उसके सामने कोई मॉरल डिलेमा आ रहा है और वो फिर मॉरल रीजनिंग बच्चा लगाता है, तो मॉरल रीजनिंग में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे जेडपीडी में भी बोला था दोस्त की ने कि बच्चे की हेल्प जरूरी है अगर वो चीजें जल्द से जल्द अच्छे तरीके से सीखना चाहता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब क्या किताबों में लिख दिया है कि उनकी वाइफ की डेथ नहीं होती, वो ठीक हो गई, तो ठीक होने की वजह से फिर चीजें भी जो उन्होंने पीछे जो कुछ किया था वो भी सारी चीजें सही हो गई। उनको गलती तो उसमें लगेगी नहीं, गलत तो लगेगा नहीं। मैं कोई ऐसा काम करता हूँ गलत काम जिसकी वजह से किसी को बेनिफिट हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगना चाहिए अंदर से, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने वो काम गलत किया था। ठीक है, रिजल्ट पे ही सारी चीज डिपेंड करती है। रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा, सब कुछ है, तो आपको भी लगेगा मैंने सीटेट की पढ़ाई अच्छे से की, रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आता तो आप खुद को ही गलती दोगे ना, ये भी तो हो जाता है। तो बच्चा तीनों चीजें यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो आपका मोरल डिलेमा है वो ड्राइव करता है हमें हमारा मोरल रीजनिंग की तरफ, जहां से हमारा पूरी थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं समझ लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हेंज डिलेमा क्रिएट हो जाता है। हेंज डिलेमा क्या था? हेंज डिलेमा आपका हो गया कि जो हेंज थे उनकी वाइफ बीमार थी, वो मेडिकल पे गए, उन्होंने दवा देने से मना कर दिया, लेकिन अंततः वो शाम तक वहीं रुकते हैं, नैतिक तर्क लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं कि मैं दुकान में चोरी कर लूंगा, उसके बाद मैं जाके दवाइयाँ दे दूंगा जाके उनकी वाइफ, लेकिन अंततः फिर भी डेथ हो जाती है उनकी। तो इन सारी चीजों के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे तीनों शब्द का आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि नैतिक दुविधा यही थी कि उनको दवाइयाँ लेने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, क्योंकि उनको दवाइयाँ लेने तो जाने जाना है। मोरल रीजनिंग ये है कि उन्होंने जो डिसीजन लिए वहां पे, और हेंज डिलेमा, हेंज दुविधा ही यही है, दोनों चीजों दोनों सिचुएशन को। लेकिन बुक्स में आपके मोरल डिलेमा को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया, मोरल रीजनिंग अलग, फिर उसमें ये हेंज दुविधा में हेंज की ही स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी में इन दोनों चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो मैंने वो चीजें अलग से न बता के इसी में इंक्लूड करके आपको बता दी है, तो ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो जाए और हमारी क्लास में थोड़ा ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, इसी वजह से तो तीनों चीजें आपको अब आप समझ में आ गई होंगी कि नैतिक दुविधा, मोरल रीजनिंग और हेंज डिलेमा आपका किस तरीके से काम करता है, और कोहलबर्ग ने इन तीनों चीजों को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इन्होंने स्टेजेस में क्या तरीके से डिवाइड किया, स्टेजेस क्या बनाई हैं, और स्टेजेस के जरिए अब हम समझ लेंगे आसानी से कि किस स्टेज में बच्चा किस तरीके से चीजें बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, और उसको किस तरीके से चीजें समझनी होंगी। ठीक है, देखते हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो चरण है, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट है जो कोहलबर्ग के, क्या है? तो एक तो आपका पहला आ जाता है पूर्व पारंपरिक, दूसरा आ जाता है आपका पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, चरण बोलते हैं, स्टेज ही बोला जाता है चरण, पारंपरिक चरण और आपका परंपरागत। परंपरागत चरण, ठीक है। तो इसमें आपका वो पहला तो बोल दिया जाएगा, प्री कन्वेंशनल बोल दिया जाता है, इसको कन्वेंशनल बोल दिया जाता है, परंपरागत, और इसको आपका पोस्ट कन्वेंशनल बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में याद रखें, मुझे इसको हिंदी में पढ़ना ज्यादा आसान लग जाता है, क्योंकि ऐसा है ना कि तीनों जगह पे आपका पारंपरिक, परंपरागत, यहाँ पर आपका पूर्व के बाद आ जाता है पश्च, आपका पश्च परंपरागत, पश्च पारंपरिक भी आप लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तीनों स्टेजेस मिक्सअप है। इनको पूर्व मतलब शुरुआत, मध्य, अंत, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपका मिडिल है, ये आपका लास्ट है, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, और तीनों को दो दो के पार्ट में डिवाइड किया गया। दो दो के पार्ट में क्या डिवाइड किया गया है कि पहले चरण में बच्चा किस तरीके से स्टार्ट करेगा, सेकंड चरण में किस तरीके से स्टार्ट करेगा। तो पहला आपका जो चरण स्टार्ट होता है 0 से 5 वर्ष के लिए स्टार्ट होता है। ठीक है,
0 से 5 ईयर्स के लिए। देन आपका आता है 5 से 10 ईयर्स के लिए। और 5 ईयर्स का ही गैप इन्होंने रखा है हर स्टेज के अंदर में, हर स्टेज के अंदर में, यही इन्होंने बताया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आपका 10 to 15। पारंपरिक यहाँ पे मध्य अवस्था आ गई। मध्य अवस्था में इन्होंने 5 और बढ़ा दिया। 5 इसलिए बढ़ा दिया कि 3 तक जब हम यहाँ जाते हैं, क्योंकि एक स्टेज होगी, 2 स्टेज होगी, 3, अभी 3 स्टेजेस होगी। अगले जब 3 स्टेजेस में हम पहुंचते हैं तब यहाँ पे इन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया 50 to 25, 10 ईयर्स का गैप दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते चले मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, तो आपको भी आसानी हो जाएगी लिखने में और समझने में। क्योंकि स्टेजेस को समझना, अगर आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन एकदम धमाके से लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपको समझना और सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 15 से 25 साल, 10 से 15 वर्ष और 5 से 10 वर्ष और 0 से 5 वर्ष, इतना होने के बाद जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो इन्होंने बोला 25 से 45। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ 5-5 के इंक्रीमेंट में इन्होंने चीजों को बढ़ाया है। यहाँ पे 5 वर्ष का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे 10, उसको इंक्रीज में 5 साल और बढ़ा दिया। अब 5 का मतलब डबल किया, 5 into 2 10 into 20 कर दिया। 20 अगर हम यहाँ पे डालते हैं कितना आ जाएगा, 25 to 45 आ गया ईयर्स। देन हमारा इन्होंने किया 45 से अब मतलब वृद्धावस्था तक पहुंच गए। परंपरागत स्टेज को लास्ट में रखा, जो आपका किशोरावस्था, बाल्यावस्था को मिक्सर करके यहाँ पे रखा, और जो आपका पूर्व बाल्यावस्था थी उसको भी यहाँ पे रख दिया है। और शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, हाँ पश्च बाल्यावस्था, तीनों यहाँ पे आ रहे हैं। किशोरावस्था भी आ जाएगा, किशोरावस्था का पश्च किशोरावस्था जो लास्ट की आ जाती है, जो थोड़ा 2-3 साल बचता है वहां रख दिया। और आपका प्रौढ़ावस्था भी यहीं पे रख दिया, और आपका पश्च प्रौढ़ावस्था भी यहीं रख दिया, और आपका वृद्धावस्था भी यहीं रख दिया। तो एक चरण में इन्होंने 2 स्टेजेस को रखा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, एक में फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर एक में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर एक में प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। अब हुआ क्या, जैसा कि जीन पियाजे ने अलग अलग डिवाइड करके रखा था, उन्होंने बताया था, तो इन्होंने भी बताया कि पूर्व पारंपरिक स्टेज में बच्चा क्या क्या चीजें करेगा और किस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेगा। तो पहला जब हमारा आ जाता है, जीवन आ जाता है, इसमें हमें ये देखना है कि बच्चा यहाँ पे आदेश और सजा को फॉलो देखता है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आदेश और सजा। थोड़ा अब तेजी से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है यहाँ पे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, जैसे मैंने पहले से आपको बता दिया गया कि 0 से 10 वर्ष का यहाँ पे डिवाइडेशन है, यहाँ पे 10 से 25 वर्ष का डिवाइडेशन है, यहाँ पे आपका 25 से 45 अबव का डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, इतना इन्होंने बताया है, कोलबर्ग जी हैं जो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है अहंकार, मतलब प्राउड और विनिमय, शेयरिंग, लिख ले, विनिमय और प्राउड, अहंकार। उसके बाद जब हम जाते हैं अगली स्टेज में, पारंपरिक चरण में, पारंपरिक चरण में बच्चा 10 से 15 वर्ष में क्या चीजें देखता है, तो यहाँ पे प्रशंसा, प्रेज करेगा, प्रेजिंग को देखेगा बच्चा। देन हमारा आता है 15 से 25 वर्ष में, यहाँ पे देखेगा बच्चा जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है, सोशल सिस्टम को समझने की कोशिश करता है, वो सोशल सिस्टम को समझ चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारा आ जाता है सामाजिक अनुबंधन आ जाता है। सामाजिक अनुबंधन को बच्चा समझने की कोशिश करता है। देन हमारा आ जाता है 45 से बढ़ते, यहाँ पे आ जाता है सार्वभौमिक बुद्धि। सार्वभौमिक बुद्धि को जो बच्चा रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, बच्चा तो यहाँ पे नहीं रहा, अब तो बहुत बड़ा हो चुका, मेच्योर हो चुका, काफी चीजें ठीक हो चुकी, बच्चा नहीं बोलेंगे सार्वभौमिक बुद्धि को। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखने के बाद अब हम चलेंगे, ये समझेंगे कि एक स्टेज में एक एक चीजों का मतलब क्या होता है। तो पहली स्टेज जब आपकी आती है पूर्व पारंपरिक चरण में, थोड़ा तेज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, वो आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो क्योंकि मुझे पता है मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो पूर्व पारंपरिक चरण जो आपका आ जाता है 0 से 5 वर्ष, आदेश और सजा। आदेश और सजा का मतलब ये हो जाता है जब बच्चा छोटा होता है उसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि बेटा ये काम करो, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसकी वजह से बच्चा वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आदेश और सजा का मतलब ही यही है, वो बच्चा अच्छा बुरा बाकी चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है। इसी में हमारा जो सेकेंड स्टेज आ जाता है वहां पे बच्चा प्राउड, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, प्राउड, अहंकार, शेयरिंग,
प्राउड का मतलब ये हो जाता है, बच्चे को प्राउड हो जाता है कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती है। अगर मम्मी टीचर है तो बोलेगा हाँ मेरी मम्मी टीचर, उसके अंदर प्राउडनेस आ जाती है। ये प्राउडनेस आपका नेगेटिव प्राउडनेस नहीं है, पॉजिटिव प्राउडनेस आता है। बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेगा ना कि मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है। तो ये पॉजिटिव वे में है, इसको नेगेटिव वे में नहीं लिया जाता है। शेयरिंग विनिमय मतलब वो चीज़ों को विनिमय करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो विनिमय नहीं करेगा। 0 से 5 वर्ष का जब बच्चा होता है, जिसको खिलौना की उम्र बोला गया है, वहां पे बच्चा खिलौना पे जो टॉयज होते हैं उनको शेयर नहीं करेगा किसी भी दूसरे बच्चे के साथ, लेकिन यहाँ पे बच्चा शेयर कर लेगा। अगर वो पेपर देने गया है, किसी दूसरे दोस्त ने उससे मांग लिया कि भाई एक पेन दे दो, मैं पेन लेके नहीं आया, रबर दे दो, इरेजर दे दो, पेंसिल दे दो, वो दे देगा। तो इसी को शेयरिंग की व्यवस्था बोला गया है। इन दोनों चीजों को हमने पूर्व पारंपरिक स्टेज में रखा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लाएगा, आदेश और सजा किस अवस्था में समझाया है कोलबर्ग ने, और अहंकार और विनिमय किस अवस्था में समझाया है, तो आप बताएंगे पूर्व पारंपरिक चरण में। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड आता है हमारा पारंपरिक चरण, जिसको बोलते थे कन्वेंशनल स्टेज। इसमें हमारा बच्चा 10 से 5 वर्ष प्रेजिंग की तरफ भागता है, प्रशंसा की तरफ भागता है। प्रशंसा की तरफ वो कोई भी कुछ भी काम कर ले, कोई भी चीज कर ले, कोई भी चीजें हैं इस तरीके से। जैसा कि एग्जाम्पल है, आपने घर में पूरा दिन काम किया, मम्मी के सामने बड़ा अच्छे से अच्छा बेटा बन के बहुत अच्छी चीजें की। शाम को जब खाने पर बैठे सब लोग, तो मम्मी ने बोला आज बेटे ने बहुत काम किया है, ये काम किया, वो काम किया। तो पापा ने आपसे बोल दिया कि अरे सबके लड़के करते हैं, हमारे ने किया तो क्या ही है। आपके दिल में धक्का लग गया, आपने कहा अरे मेरा दिल तोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं वहां पे प्रेजिंग मांग रहा है, वो प्रेज करने के लिए चाह रहा है कि कोई उसकी प्रेज कर दे, प्रशंसा कर दे। वो कोई भी काम करे प्रेज होना चाहिए, उसको प्रशंसा चाहिए, मतलब भूख लगी है प्रशंसा की। ठीक है, यही आगे चल के बदल जाता है सोशल सिस्टम में। सोशल सिस्टम में कैसे चेंज हो गई यही प्रेजिंग, वहां पे बच्चे के अंदर अब विकास करने का, डेवलपमेंट आगे बढ़ने की भूख चेंज में हो जाता है। इसी को उसको जॉब चाहिए, सिस्टम, समाज से लड़ना है, समाज में अपनी एक इमेज बनानी है, समाज से लड़ना है, समाज के सामने खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना। ये जो प्रेजिंग की उसके अंदर चीजें थी वो अब चेंज होके आ चुकी हैं। उसको अब फ्यूचर में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, वो आपका सोशल सिस्टम की सफलता, हमारा सोशल सिस्टम का एक हिस्सा होता है ना। तो ये चीज आपकी रखी गई है 15 से 25 वर्ष में। प्रशंसा का जो व्यवहार रखा गया, बच्चा प्रशंसा का व्यवहार रिप्रेजेंट करता है, वो रखा गया 10 से 15 वर्ष में। दोनों चीजों को किसमें रखा गया, पारंपरिक चरण में दोनों चीजों को रखा गया। परंपरागत चरण में आपका आ जाता है सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक बुद्धि। सामाजिक अनुबंधन सार्वभौमिक बुद्धि में क्या आ जाता है कि बच्चा सामाजिक अनुबंधन में चीजें, अब उसकी शादी हो जाती है, बाकी चीजें फैमिली है, एंड देन सोशल डिलेमा भी यहीं पे आपका हेंज डिलेमा है, जो वहीं पे आप कंट्रीब्यूट करता है। उसकी वाइफ बीमार थी, बाकी चीजें, एट द एंड फैमिली तो सबके लिए मैटर करता है, आपकी हो, मेरी हो, कोई भी हो। हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, किसके लिए, फैमिली के लिए। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंधन में हमारी चीजें यहीं आ जाती है। ठीक है, इस स्टेज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपका सेकंड और फर्स्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड में आपका यहाँ तक इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से, यहाँ से, ये तीनों आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए। सार्वभौमिक बुद्धि, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आपके पिताजी आते हैं। आप कोई भी डिसीजन उनसे दे लीजिए, उनको कुछ भी बता लीजिए, अगर आप उनको वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपको वो गलत साबित कर देंगे। आप कोई भी बहस उनसे कर लीजिए, आप उस बहस में कभी जीत नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये अभी आपको वीडियो कट के पहले, सबसे पहले आपको नहीं लिखा दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि सर ने ये लिखा तो नहीं था, लेकिन मैंने ये लिखा था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने बोला ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से ये आपका IL51 IL11 ऐसे लगता है कि स्टेजेस ये मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि आपका पबजी गेम होता है, उसमें लेवल 51 का कोई प्लेयर है, लेवल 1 का, तो आप इनका मैच करवा लीजिए, 10 में से 9 बार तो यही जीतेगा, एक बार भले ही जीतेगा। वैसी तरीके से आप अपने पापा से कितनी भी बहस कर लीजिए, 10 बहस कर लीजिए, 20 बहस कर लीजिए, आप हो सकता है एक बार जीत जाए, 2 बार जीत जाए, लेकिन हर बार आपके पिताजी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि उनका यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हाई है, आपसे ज्यादा कुछ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आप 25 साल के हैं, वो 45 साल के, 20 साल का फर्क है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वो गेम मोड में आगे है ना आपसे, 51 लेवल आगे है आपसे, मतलब 45 लेवल तो आगे ही है आपसे। अगर आप 25 साल के, वो 45 साल के हैं, 20 लेवल तो आगे ही। अब 20 लेवल आने, वो प्रो प्लेयर है, आप अभी बच्चे हैं उनके सामने, अभी बच्चे हैं। वो जब 90 साल के हो जाएंगे तब 45 साल के आप होंगे, आपका भी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा, तब आपको लगेगा हाँ मेरे पिताजी स्टेप, तब आप अपने बच्चों को मना कर रहे होंगे। तो चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसी को बोला गया सोशल सिस्टम, इसी को बोला गया सामाजिक अनुबंधन। और आगे चल के जब हमारा मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है तो उसी को बोल देगा सार्वभौमिक बुद्धि। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी होती है। ठीक है, वैसे तो ये वीडियो आपको बहुत लंबा होने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तीनों थ्योरी आपको समझ में आ गई होंगी, जीन पियाजे का, संज्ञानात्मक विकास का, बायोगोस्टिकी का, सामाजिक अनुबंधन जो सामाजिक पीढ़ी था उनका, वो भी आ गया होगा, और इनका आ गया आपका कोलबर्ग का नैतिक विकास। तो तीनों चीजें सब आपको आप क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे हम नई क्लास में इन क्वेश्चंस के साथ। कोशिश करूंगा मैं वीडियो कल से जल्द लाऊं, अगर क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। कोशिश क्या, मैं पूरी तैयारी करके ही करूंगा। कल जरूर आपका वीडियो आएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। और फिर इसी के साथ काफ़ी चीज़ें हैं मैं आपके लिए अनाउंस करने वाला हूँ। वो ये है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। हाथ में क्या, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं उठाऊंगा। मैं हिंदी सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ, तो मैं हिंदी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ पूरा एक से लेकर शुरू तक, ऐसा नहीं होगा। जब तक कि मेरे पास फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो जाती है, स्पेशल फैकल्टी, तब तक मैं उन चीज़ों को आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं अकेले भले इस चैनल पर खड़ा रहूँ, अकेले पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस साथ दें, मैं साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, नई क्लास में। और तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय।